हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हायर एजुकेशन में आज हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण इसमें बिंदु और हम देख लेते हैं। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्रणाली। ठीक है, मुख्य विषय यानी प्राचीन भारत की शिक्षा, प्रमुख विदुषी महिलाएँ, शब्दावलियाँ और प्रमुख विश्वविद्यालय। पहला पॉइंट है प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रकार एवं आधार। तो पहला क्या है, वैदिक शिक्षा माध्यम। ठीक है, वैदिक संस्कृत। मुख्य विषय वेद है ना, यानी वेदों का, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यानी चारों वेदों का अध्ययन कराना। पुराण, उपनिषद, वेद, वेदांग। ठीक है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि का ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे। संगीत की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। कहाँ से? भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है मित्रों, यहीं से संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर गुरुकुल शिक्षा, गुरु के सानिध्य में रहकर आश्रम पद्धति व्यवस्था जो होती थी, यानी बालक जो गुरुकुल में रह करके शिक्षा प्राप्त करता था, उसको हम गुरुकुल शिक्षा कहते हैं। बौद्ध शिक्षा, संघ, मठों और बिहारों में दी जाने वाली जो लोकतांत्रिक शिक्षा होती है वो बौद्ध मठ के अंतर्गत आती है। ठीक है, यह बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत आती है। इस्लामिक शिक्षा, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसके पहले वाली क्लास में भी हमने थोड़ा बात कर लिया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। मकतब और मदरसा। मित्रों, मकतब और मदरसा क्या होते हैं? एक प्राइमरी स्कूल, एक जूनियर स्कूल होता है। ठीक है, उसके बाद में ब्रिटिश शिक्षा, आधुनिक एवं पाश्चात्य शिक्षा पद्धति। जो आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति वो किस पे आधारित थी? ब्रिटिश शिक्षा पे आधारित थी, अंग्रेजी शिक्षा। सरकारी योजनाएं, स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा के विकास हेतु नीतियाँ। बहुत सारी आज़ादी के बाद में हायर एजुकेशन में उच्च शिक्षा के विकास के लिए बहुत सारी नीतियाँ बनाई गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, आश्रम व्यवस्था एवं महत्वपूर्ण शिक्षा पद्धति। तो ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। मानव जीवन चक्र को 100 वर्षों मानकर 100 वर्ष को मानकर 4 भागों में बांटा गया है। इसकी बात हम बात कर चुके थे कि यह कहाँ इसका उल्लेख में, तो इसको ध्यान रखेंगे। जाबालोपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। पहला क्या था? ब्रह्मचर्य। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य क्या होता है? 0 से 25 वर्ष की जो अवस्था होती है वो किसके अंतर्गत आती है मित्रों? ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आती है। इसका समय क्या है? 0 से 25 वर्ष। शिक्षा ग्रहण करना, ठीक है, नहीं, इसको उपनयन संस्कार माना जाता है। ब्रह्मचर्य शिक्षा, ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर दूसरा है गृहस्थ आश्रम, कि जब बच्चा 25 साल तक रह करके अपने गुरु जी के पास में शिक्षा प्राप्त करता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में वो क्या करता है? अपने घर को वापस आता है। 25 से 50 साल तक यहीं पे शादी विवाह करता है और सामाजिक जीवन व्यतीत करता है ना। विवाह, पारिवारिक, सामाजिक उत्तरदायित्व उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद में फिर तीसरी अवस्था है वानप्रस्थ अवस्था, है ना। 50 से 75 वर्ष की जो अवस्था होती है वो वानप्रस्थ अवस्था होती है। इसमें क्या करता है? समाज सेवा करता है व्यक्ति, ईश्वर की भक्ति में लगता है और भक्ति की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, उसके बाद में चौथी अवस्था होती है संन्यास आश्रम। 75 से 100 वर्ष की जो अवस्था होती है वो मोक्ष की प्राप्ति हेतु सर्वस्व त्याग करके वो क्या करता है? संन्यास लेता है। व्यक्ति जब 75 के बाद आता था तो संन्यास धारण करके वह मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता था। फिर प्राचीन काल के विद्यार्थी, आयु के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों। विद्यार्थियों को कितने भागों में बांटा गया है ना? 3 भागों में। वसु, अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि वसु किसे कहा जाता था? ठीक है, 24 वर्ष की आयु तक जो बालक शिक्षा प्राप्त करने वाला जो बालक होता था उसे कहते थे वसु। ठीक है, यानी जो 2 वेदों का अध्ययन करता था। ठीक है, 12 दूना 24, एक वेद का अध्ययन करने में 12 वर्ष का समय लगता था। ठीक है, जब 2 वेद का अध्ययन करता था 24 वर्ष। जब 24 वर्ष का बच्चा बालक शिक्षा प्राप्त कर लेता था उसको वसु कहा जाता था। फिर दूसरा है रुद्र क्या होता था? जब बालक तीनों ग्रंथों का अध्ययन कर लेता था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, 36 वर्ष की अवस्था जब प्राप्त कर लेता था तब उसको हम रुद्र कहते थे। ठीक है, फिर तीसरा है हमारा आदित्य। 48 वर्ष की अवस्था, जब बच्चा बालक की जो अवस्था हो जाती है 48 वर्ष, चारों वेदों का जब अध्ययन कर लेता था जो, उसको हम कहते थे आदित्य। ठीक है, 48 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने वाला जो विद्यार्थी होता था उसको हम क्या कहते हैं मित्रों? आदित्य। ध्यान रखें तीनों पॉइंट, वसु, रुद्र
आदित्य। शिक्षा के मुख्य चरण कौन कौन से हैं आगे देखते हैं। श्रवण मनन और निषिध्यासन। फिर तीसरा पॉइंट है महत्वपूर्ण शैक्षिक शब्दावलियाँ एवं विदुषी महिलाएं। प्रमुख शब्दावलियाँ हैं, यहाँ से पूछ ली जाती हैं कभी कभी नेट में। अंतेवासी, क्या होता है अंतेवासी? गुरु के समीप गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला जो छात्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतेवासी। जब बालक अपने गुरु जी के पास में गुरुकुल में रह करके शिक्षा ग्रहण करता है तब उसे अंतेवासी कहते हैं। क्लियर होगी बात। फिर दूसरा है नैतिक, है ना, नैष्ठिका। ये क्या होता है? जीवन भर गुरु के पास रहकर शिक्षा विद्या प्राप्त करने वाला जो छात्र होता है, यानी ऐसा छात्र जो अपने गुरु के पास में हमेशा रह करके शिक्षा प्राप्त करता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं? नैष्ठिका। ठीक है, नैष्ठिका, उसे नैष्ठिका कहते हैं। उसके बाद तीसरा है उपकुर्वाण। ये क्या है? जो शिक्षा प्राप्त कर, यानी जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर गुरु को दक्षिणा देकर गृहस्थ जीवन में लौट आता था उसे क्या कहते हैं? उपकुवाण। ध्यान रखेंगे, यानी ऐसा बालक जो अपनी शिक्षा प्राप्त करके यानी कुछ दक्षिणा दे करके बालक अपने घर को लौट आता है उसे क्या कहते हैं? उपकुवाण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगला है तीर्थ काकः, है ना। ये क्या है? एक आचार्य को छोड़कर जब दूसरे आचार्य के पास बालक जाता है, ठीक है, छात्र, तो उसे कहते हैं तीर्थ काकः। तीर्थ काका यानी एक शिक्षक से बालक ने शिक्षा प्राप्त की फिर दूसरे के पास पहुंच गया, तो ऐसे बालक को, ऐसे छात्र को हम क्या कहेंगे? तीर्थ काकः। उसके बाद में है ब्रह्मवादिनी। ये लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए है। ब्रह्मवादिनी वह छात्रा जो जीवन पर्यंत ब्रह्मचारिणी रहकर ज्ञानार्जन करती थी, यानी जीवन भर ब्रह्मचारी रह करके ज्ञान का अर्जन करती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्मवादिनी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे मित्रों। फिर है अगला सधोवधू। वह स्त्री या छात्रा जो विवाह होने तक ही ब्रह्मचर्य का पालन करे और शिक्षा ग्रहण करती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सधोवधू क्या होती है? यानी वह स्त्री या वह बालिका, वह छात्रा जो विवाह होने तक ही ब्रह्मचर्य का पालन करती, शिक्षा ग्रहण करती है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? सधोवधू। उसके बाद में है श्रोत्रियः। ठीक है, श्रोत्रियः ये क्या है? जो वेद की एक शाखा का अध्ययन करता था, यानी जो एक वेद करता था ऋग्वेद का, उसे हम क्या कहते हैं? श्रोत्रिय। और जो 2 वेदों का अध्ययन करता था उसे क्या कहते थे? प्रवर्षा, है ना, जिसने चारों वेदों का अध्ययन किया हो। जिसने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया हो उसे क्या कहेंगे? प्रवर्षा कहेंगे। ठीक है। आचार्य किसे कहते हैं? जो आचार्य जो शिष्यों को निःशुल्क उपनिषद और वेदांग का अध्ययन कराते हैं उसे क्या कहते हैं? आचार्य। जैसे कौटिल्य, तो कौटिल्य का यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं। प्रमुख विदुषी महिलाएं कौन कौन सी हैं इसके पहले हम वीडियो में बात कर चुके हैं, यहाँ पे फिर देख लेते हैं। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, गार्गी, कात्यायनी और मैत्रेयी। ठीक है, ये महिलाएं क्या हैं? विदुषी महिलाएं हैं। ध्यान रखना, यहाँ से नेट में परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर प्रमुख 16 संस्कार कौन कौन से हैं, है ना। 16 संस्कार होते हैं। कुछ प्रमुख संस्कार यहाँ पे देख लेते हैं। संस्कार गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलते हैं। क्या बताया गया कि जो संस्कार होते हैं वो गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलते हैं। शिक्षा संबंधित प्रमुख संस्कार कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, वैदिक शिक्षा के मुख्य संस्कार। पहला विद्यारंभ संस्कार, अक्षर ज्ञान की शुरुआत होती है। यहाँ पे बच्चों को प्रारंभिक ज्ञान यानी छोटा बड़ा लिखना, अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। उपनयन संस्कार, गुरु के पास जाना यानी द्विज, दूसरा नाम क्या है इसका? जन्म, द्विज यानी दूसरा जन्म माना जाता है। उच्च वर्णों हेतु अनिवार्य। गोदान संस्कार, गुरुकुल में पहली बार छौर कर्म यानी मुंडन यानी बाल कटवाना, ये सब गोदान के अंतर्गत आता है जब बालक को गुरुकुल में डाला जाता है। वेद आरंभ संस्कार, इसमें क्या होता है? वेदों के अध्ययन की शुरुआत होती है वेदारंभ में। फिर 5वां हमारा संस्कार है समावर्तन संस्कार। शिक्षा पूर्ण होने पर दीक्षांत समारोह, यानी विद्यार्थी क्या होता है जब शिक्षा अपनी पूरी कर लेता है तो वह अपने घर को वापस आ जाता है, उसको कहते हैं समावर्तन संस्कार। तो ये 5 संस्कार ध्यान रखेंगे, कई बार नेट में पूछा जा चुका है। बौद्ध शिक्षा के मुख्य संस्कार और कौन कौन से हैं? एक है प्रवज्ञा संस्कार, एक है उपसंपदा संस्कार। ये दोनों पूछे जा चुके हैं मित्रों। प्रवज्ञा संस्कार क्या होता है
यानी प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत है तो मठ में प्रवेश, यानी जब बालक को प्रारंभिक शिक्षा के लिए उसको प्राइमरी स्कूल में डाला जाता है, ठीक है, यानी आज के समय में प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रवज्या संस्कार। प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत है तो जो मठ में प्रवेश कराया जाता था बच्चे को, तो उसको हम कहते थे प्रवज्या संस्कार। एक होता उप संपदा संस्कार, ये क्या होता था, उच्च शिक्षा, यानी ये जो उप संपदा संस्कार ये उच्च शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, उच्च शिक्षा या संघ का पूर्ण सदस्य बनने हेतु संस्कार। उसके बाद में इस्लामिक शिक्षा एवं प्रमुख शिक्षा केंद्र, कौन कौन से, मकतब, ये प्राथमिक शिक्षा का केंद्र होता है मुस्लिम धर्म का। उसके बाद मदरसा, ये उच्च शिक्षा का केंद्र यानी हायर एजुकेशन, मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र, ठीक है। एक होता है मित्रों बिस्मिल्लाह रस्म, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। बिस्मिल्लाह रस्म क्या होता है कि जब बालक की, मुस्लिम धर्म में बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन होने पर शिक्षा की शुरुआत होती है, यानी जब बालक क्या होता है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता है तब उसका बिस्मिल्लाह करवाया जाता था, ठीक है, उसको विद्यालय में दाखिला दिया जाता था। ये ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखेंगे मित्रों। जो मकतब है वो किससे संबंधित है और मदरसा किससे संबंधित है। जो मकतब है वो प्राइमरी यानी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है और जो मदरसा है वो उच्च शिक्षा से संबंधित है, हायर एजुकेशन से। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद में प्राचीन भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से हर बार नेट में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। देख लेते हैं मित्रों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व की सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटी वो कौन सी है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। कहाँ इसकी स्थापना है, ये वर्तमान में रावलपिंडी पाकिस्तान में है, ठीक है। प्राचीन गांधार महाजनपद यानी राजा दक्ष द्वारा स्थापित। अब ये देखो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसके द्वारा स्थापना की गई है तक्षशिला विश्वविद्यालय की, तो राजा दक्ष, ठीक है। और ये राजा दक्ष से संबंधित हैं, ठीक है, के वंशज हैं। यहाँ से हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रश्न। भौगोलिक स्थिति यानी ये कहाँ स्थित है मित्रों, सिंधु नदी के किनारे से, क्योंकि ये पाकिस्तान में है और सिंधु नदी कहाँ बहती है, पाकिस्तान बहती है। तो वर्तमान में रावलपिंडी पाकिस्तान में, ये सिंधु नदी किनारे स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मित्रों, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब सम्मिलित किया गया है, 1980 में। ध्यान रखेंगे 1980 ईस्वी में इसको विश्व धरोहर की सूची में रखा गया, किसको, तक्षशिला विश्वविद्यालय को। उसके बाद में बात करते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको 1980 ईस्वी में विश्व धरोहर में रखा गया है। उसके बाद प्रवेश, इसके प्रवेश लेने की आयु क्या थी, 16 वर्ष। जब बालक 16 वर्ष का हो जाता तब इसमें उसको एडमिशन मिलता था। कोई औपचारिक प्रवेश परीक्षा नहीं होती थी, नो डिग्री नो विधान, है ना, यानी कोई डिग्री नहीं मिलती थी और कोई परीक्षा प्रवेश नहीं होता था। संबंध प्रमुख विद्वान, यानी इससे जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है इससे कौन कौन से विद्वान जुड़े हुए थे, कौन कौन यहाँ पढ़ा था, और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कौटिल्य, चाणक्य का नाम जानते ही सब लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चाणक्य थे, यहाँ के आचार्य थे कौन, कौटिल्य चाणक्य। अर्थशास्त्र ग्रंथ इन्होंने लिखा। अब ये पूछा जा सकता है मित्रों कि जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है वो किसका है, चाणक्य का है या कौटिल्य का है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। इनका शिष्य कौन था मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त इनका शिष्य था, किसका, कौटिल्य का। ये जंगलों में इधर उधर घूमा करता था और इसको शिक्षा दे करके किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को एक शासक बना देते हैं, सम्राट बना देते हैं। पाणिनि, महर्षि पाणिनि यहाँ से संबंधित हैं। इनकी रचना कौन सी, अष्टाध्यायी, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये किस प्रकार का इनका ग्रंथ है मित्रों, ये व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। तो पाणिनि अष्टाध्यायी ग्रंथ, ध्यान रखना। और ये किस यूनिवर्सिटी से जुड़े थे, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद चरक, इनकी बुक कौन सी है, चरक संहिता, है ना, किससे संबंधित है, आयुर्वेद या सर्जन से संबंधित है। एक बार यूपी PCS में पूछा गया था कि मेडिकल से कौन संबंधित था, है ना, कौन सा विद्वान जो है वो मेडिकल से संबंधित सर्जन था, तो कौन सा, चरक। इनकी बुक का नाम क्या है, चरक संहिता। सुश्रुत, शल्य चिकित्सा के जनक, शल्य चिकित्सा जनक कौन है, सुश्रुत, है ना। और शल्य चिकित्सा मतलब जो ऑपरेशन वाला होता है, ठीक है, उसके जनक कौन माने जाते हैं, सुश्रुत माने जाते हैं। विष्णु शर्मा, इनकी जो रचना कौन सी मित्रों, पंचतंत्र है, ठीक है। जीवक,
ये राज्य वैद्य थे, प्रसिद्ध राज्य वैद्य थे कौन? जीवक, ध्यान रखेंगे। पतन कैसे हुआ ये तक्षशिला विश्वविद्यालय का? मध्य एशिया के जो होड़ आक्रमणकारी आए उन्होंने क्या किया? इस तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद दूसरे हम देखते हैं विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। ये है कहाँ? ये बिहार में है। ठीक है। संस्थापक कौन थे मित्रों? ये गुप्त सम्राट यानी गुप्त शासक कुमार गुप्त थे। इसका समय क्या है? 427 AD। यह एक बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और ये महायान शाखा से संबंधित है। हीनयान महायान, ध्यान रखेंगे किस शाखा संबंधित है? हीन है ना, महायान से, हीनयान से नहीं, महायान। इसके संस्थापक का ध्यान रखेंगे कौन? कुमार गुप्त प्रथम है। भौगोलिक स्थिति नहीं कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, जहांगीर नदी के समीप। ठीक है। जहांगीर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? बिहार में। यूनेस्को में इसको कब स्थान दिया गया है? तो उसको तक्षशिला को कब दिया गया? 1980 में, और इसको दिया गया 2016 में। विश्व धरोहर सूची में इसको स्थापित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये मित्रों, सभी ध्यान रखेंगे। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नालंदा विश्वविद्यालय को कब शामिल किया गया? 2016 में। और तक्षशिला वाला ध्यान रखेंगे कब? 1980 में। पुस्तकालय यहाँ की लाइब्रेरी कौन सी? धर्मगंज में है। इसमें इसके 3 भाग हैं प्रमुख। रत्नासागर कौन कौन से? यहाँ से ध्यान रखेंगे, रत्नासागर, रत्नदोधी, ठीक है, रत्नोधी और रत्नरंजक। ठीक है। ये तीनों ध्यान रखेंगे। ये लाइब्रेरी है, धर्मगंज में है। प्रमुख विद्वान या विदेशी छात्र कौन कौन से थे जो नालंदा से जुड़े हुए थे? होएनसांग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के दरबार के समय में आया था। कौन? होएनसांग। इसकी बुक का नाम क्या है? सियोकी। कई बार जीएस में पूछा जा चुका है ये। सियोकी किसकी पुस्तक है? तो ये होएनसांग की है, ध्यान रखेंगे। आर्यभट्ट भी इसी विश्वविद्यालय से संबंधित थे। किससे? नालंदा विश्वविद्यालय से। प्रसिद्ध गणितज्ञ थे ये और खगोल शास्त्री थे। यहाँ के प्रमुख आचार्य कुलपति भी रहे। कौन? आचार्य आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट की एक बुक है, देखो ध्यान नहीं आ रही थी इसमें। आर्यभट्ट की बुक प्रवेश प्रक्रिया की थी, है ना, यानी जो प्रवेश प्रक्रिया थी, एंट्रेंस एग्जाम बहुत तगड़ा होता था, जिसमें मात्र 20% छात्रों को ही प्रवेश मिलता था। किसमें? ध्यान रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है। यानी जो एंट्रेंस एग्जाम होता बहुत ही कठिन होता था। उसके बाद तीसरी हमारी यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? बिहार। किस प्रकार का है? बिहार यूनिवर्सिटी है। संस्थापक कौन थे? पाल वंश के जो राजा थे धर्मपाल। ठीक है। ये गंगा नदी के किनारे बिहार में स्थित है। कहाँ नदी, किस नदी के किनारे स्थित मित्रों? ये एक एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। और ये बिहार यूनिवर्सिटी है। ठीक है। मुख्य विषय क्या है? तंत्र विद्या से संबंधित। किससे संबंधित मित्रों? तंत्र विद्या से संबंधित है। और ये व्याकरण दर्शन से संबंधित है। ठीक है। 3 चीज़ों को ध्यान रखेंगे, तंत्र विद्या से, व्याकरण से और दर्शन से संबंधित। कौन? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। संबंध विद्वान इसे कौन कौन थे? रघुनंदन, रघुनाथ और श्री चैतन्य। ये तीनों लोग किससे जुड़े थे मित्रों? विक्रमशिला विश्वविद्यालय से। कौन कौन? रघुनंदन, रघुनाथ और श्री चैतन्य। चौथा, अन्य प्रमुख जो प्राचीन शिक्षा केंद्र हैं उनको दे लेते हैं। वल्लभी, ये कहाँ है? गुजरात में। हीनयान बौद्ध शिक्षा और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र कौन था? वल्लभी। फिर ओदंतपुरी, ये कहाँ है? बिहार में। पाल शासक गोपाल द्वारा ये इसकी स्थापना की गई और ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन? ओदंतपुरी। सभी को ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली यूनिवर्सिटी है जगदला। कहाँ है? बंगाल में। ये पाल राजा रामपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, जगदला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? राजा रामपाल ने किया था। ठीक है। ये तांत्रिक बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। उसके बाद सोमपुरा कहाँ है? बांग्लादेश में। राजा धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। ये ध्यान रखेंगे, सब पाल वंशों के द्वारा बनवाई गई थी। यूनेस्को साइट में कब बनाया गया? 1985 में। ये 3 हैं। ठीक है। एक 1980, एक 1985, एक 2016। सभी को ध्यान रखेंगे। फिर अगला पॉइंट है श्रीधन्य कटक, अमरावती आंध्र प्रदेश में। ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित मित्रों? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। नागार्जुन इससे संबंधित है और शून्यवाद के जो जनक है वो कौन है? नागार्जुन। ठीक है। एकदम इस शॉर्ट PDF के माध्यम से बहुत चीज़ों को हम समझ सकते हैं। ठीक है। यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य बनेंगे। उसके बाद में विश्व भारती शांति निकेतन, दूसरा नाम क्या है इसका? शांति निकेतन। संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब? इसको 2023 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे। 2023 में इसको हाल ही में भी
3 साल पहले 2026 चल रहा है, 2023 में इसको विश्व धरोहर है ना, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किसको? विश्व भारती, या दूसरा नाम इसका क्या है, शांति निकेतन। उसके बाद में अगला, ये पश्चिम बंगाल में है। प्राचीन पाठशालाएं या संस्थाएं, उत्तर भारत में पाठशाला और पश्चिम बंगाल में इन्हें टोल्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? टोल्स। अगला है आगामी महत्वपूर्ण विषय यूनिट 10 में, ठीक है, डिजिटल पहल, ई गवर्नेंस, करंट अफेयर से संबंधित भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ। ठीक है, तो आशा करते हैं मित्रों ये क्लास आप लोगों ने अंत तक देखी होगी। यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कम अगर एक क्लास से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो ये क्लास हमारी बहुत ही सार्थक सिद्ध होगी मित्रों। और आशा करते हैं कहाँ यहाँ से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हमने जो पढ़ा है, जिसको पढ़ करके मैंने भी परीक्षाओं को पास किया है, तो ये वही नोट्स हैं। तो अब इसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।